आप जीवन में कोई भी पेपर देने जाएं, लेकिन उस पेपर के देने से पहले अब तक अगर वो पेपर हुआ है तो उस पेपर को आप पढ़ लीजिएगा। यानी कि आपको प्रीवियस ईयर पढ़ना बेहद जरूरी होता है। बिना प्रीवियस ईयर पढ़े हम लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि आने वाला पेपर जो है उसकी कैसी अप्रोच होगी, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पैटर्न्स होता है। ये सारी चीजें हमें सिखाता है प्रीवियस ईयर एग्जाम। जैसे कोई भी क्रिकेटर होता है तो वो मैदान में उतरने से पहले, फाइनल मैच में जाने से पहले एक नेट प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी होता है उसके लिए। बिल्कुल वैसे ही एक प्रैक्टिस टाइप से है ये, ठीक है, कि आपको फाइनल मैच में उतरने से पहले क्या है कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो जी हाँ, लेके हाजिर हूं मैं आपके लिए यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। पर्टिकुलर इस वीडियो के अंदर हम लोग 2019 के अंदर जो पेपर आया था उसको सीखने वाले हैं, समझने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन आपके आगे यहाँ पे मैं शेयर करने वाला हूं। अगर आप इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो 1 जुलाई से मैं इसे कंटिन्यू करने वाला हूं। ये तो आज आपके लिए एक डेमो टाइप से है, यूं कहिएगा। अगर आपको ये चीज पसंद आ रही है तो आप क्या करिएगा, जैसे आप अपने चैनल पे जाएंगे स्टार IQ एजुकेशन पे, तो आपको साइड में यहाँ पे एक ज्वाइन बटन दिखेगा, आप इस ज्वाइन पे क्लिक करिएगा और 59 रुपीज की मेंबरशिप है, आपको वो लेनी पड़ेगी। और ये अगर आप लेते हैं तो आप कार्ड से पेमेंट ना हो पाए, आपके मास्टर कार्ड से होती है जनरली, लेकिन ना हो पाए तो क्या करें आप लोग गूगल प्ले स्टोर के अंदर पेमेंट ऐड कर लीजिएगा, 120 रुपीज ऐड कर लीजिएगा एक साथ और 2 महीने का पैक ले लीजिएगा। इससे आपकी तैयारी बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, एनहांस हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील, स्वागत करता हूं आप सभी का स्टार IQ परिवार में। देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमें, भारत के विशाल मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो भारत के जितने भी मैदान हैं, विशाल मैदान की बात यहाँ पे ये हो रही है। जो गंगा नदी वाला क्षेत्र है, एग्जाम्पल से मैं आपको मैप में दिखाने का प्रयास करूं तो ये गंगा नदी का क्षेत्र है। गंगा नदी के आसपास का जो इलाका है, किसी भी नदी के आसपास का जो इलाका होता है वो मैदानी भाग होता है। इस मैदानी भाग के अंदर सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होती है। उपजाऊ मिट्टी होती है, ये भी याद रखिएगा। किसी भी देश में चले जाइएगा, किसी भी राज्य में चले जाइएगा, जहां पे नदी है उसके आजू बाजू मिट्टी उपजाऊ होगी, ये तो कंफर्म सी बात है। हाँ, भारत के अंदर पर्टिकुलर एक सबसे उपजाऊ मिट्टी है जिसका नाम क्या है, एलुवियम सॉइल है, या उसको हम लोग जलोढ़ मिट्टी के नाम से पुकारते हैं। जी हाँ, ये भारत के सर्वाधिक हिस्से में पाई जाती है, तकरीबन 40+ % ये हिस्से में पाई जाती है भारत की। और सबसे ज्यादा भारत के अंदर पंजाब राज्य के अंदर पाई जाती है ये, के अलावा यूपी के मैदानों के अंदर है, बाकी और जहां जहां से नदी होके गुजरती है वहां वहां पे ये मिट्टी जो है पाई जाती है। अच्छा, इस मिट्टी के लिए पर्टिकुलर अगर मैं बात करूं आपको तो इसका इस तरीके से आप नदी बना लीजिएगा, ठीक है। एक नदी का तलहटी क्षेत्र बना लीजिएगा। भाई नदी जो होती है हमारी ऐसे V शेप की होती है, इस टाइप से। नदी के बिल्कुल तलहटी क्षेत्र के अंदर, जो बिल्कुल तल के अंदर होती है, तो इसके अंदर एक मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ का ही दूसरा रूप है, या कहिएगा, जिसका नाम होता है खादर। और किनारों पे एक मिट्टी पाई जाती है, इसी का एक टाइप है जिसका नाम है बांगर। तो मैं आपको सीधे भाषा में यूं कहूं कि जलोढ़ भी आगे 2 टाइप की होती है, एक होती है खादर, एक होती है बांगर। खादर मिट्टी होती है नई वाली मिट्टी, ठीक है। जो नई मिट्टी होती है उसी को हम लोग खादर सॉइल कहते हैं, और जो पुरानी होती है उसको हम लोग बांगर के नाम से पुकारते हैं। बांगर मिट्टी कम उपजाऊ होती है, इसके अंदर बहुत ज्यादा उपजाऊ क्षमता नहीं होती है, लो फर्टिलिटी होती है इसके अंदर, और इतनी ज्यादा उपजाऊ ना होने की वजह से यहाँ पे खेती बाड़ी अच्छे तरीके से नहीं होती है। लेकिन जो खादर होती है, खादर होती है आपकी न्यू सॉइल। अब खादर न्यू सॉइल होती है, ये उपजाऊ बहुत ज्यादा होती है। अब ये उपजाऊ तो होती है, बात है ठीक, हमारी समझ में आ गई, लेकिन ये कहां पाई जाती है, नदी के तलहटी क्षेत्र में। बांगर कम उपजाऊ होती है, लेकिन कहां पाई जाती है, नदी के किनारों पे पाई जाती है। अब इस सवाल को पढ़ते हैं, आपको जल्दी समझ आएगा कि भारत के विशाल मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो पहला हमारा ऑप्शन इसके अंदर, या पहला दिशा निर्देश क्या है कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा एलुवियम निक्षेप पाया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, भारत के अंदर दुनिया के बजाय सबसे ज्यादा जो है एलुवियम यानी कि जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, और गंगा नदी के आसपास है, बाकी और नदियों के भी आसपास, ठीक है। जैसे ब्रह्मपुत्र हुई, गंगा की सहायक यमुना हुई, और सोन नदियां हुई, इन नदियों के आसपास का क्षेत्र बहुत ज्यादा आपका उपजाऊ क्षेत्र है, यह एलुवियम क्षेत्र है।
दूसरा ऑप्शन दिया इन्होंने कि खादर क्षेत्र की अपेक्षा बांगर में न्यू एलुवियम होता है। नहीं, ये तो नहीं है। देखो अभी आपको मैंने पढ़ाया कि नई मिट्टी कौन सी होती है, नई खादर होती है, बांगर पुरानी मिट्टी होती है, तो गलत हो गया हमारा। खादर क्षेत्र निम्न ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित होते हैं। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। जैसे अभी बात करते हैं, ये मैंने आपको अभी बताया था ना, तो ऊंचाई वाले हिस्से में तो बांगर होती है, कम ऊंचाई वाले हिस्से में खादर होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा, केवल 1 और 3 ठीक है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। समझ आया होगा ना आपको। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तर पूर्वी पवनों के कारण भारत में क्या होता है। अब आप देखिएगा, थोड़ा सा भारत की मैप की तरफ गौर करिएगा। ये एक मैंने मैप उठाया है, नेट से उठाया है। क्या है कि ये इंडिया का मैप है। ये जिस दिशा से हवा आती है उसी हवा का नाम वही रख दिया जाता है। ये ऊपर वाली दिशा कौन सी है, नॉर्थ है यहाँ पे। इस जगह पे कौन सा है, साउथ है। इस जगह पे कौन सा है आपका, ईस्ट है। और इस जगह पे कौन सा है, वेस्ट है। उत्तर दिशा से हवा आएगी तो उत्तरी हवा होगी, पश्चिम से आएगी तो पश्चिमी, दक्षिण से दक्षिण। उत्तर और पूर्व के बीच की हवा आएगी तो इसका नाम क्या है, ये उत्तर पूर्वी है। देखिएगा, उत्तर पूर्वी मानसून लगभग सर्दियों के दौरान ही आता है। भारत में 90% से भी ज्यादा बारिश जो होती है वो कब, कहां, किस मानसून के कारण होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून। ये दक्षिण, ये पश्चिम, इसके बीच में आईटीसीजेड हवाएं, जैसे अभी रिसेंटली बारिश वगैरह होगी तो भी, और ये केरल में सबसे पहले आता है, ये मालाबार तट पे आता है। तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून ही 90% बारिश करवाता है इंडिया के अंदर। लेकिन शीत ऋतु के दौरान जो है ये कुछ हवाएं चलती है इधर साइबेरिया, रशिया, चाइना, इस साइड से। हमारे भारत में वास्तविक ठंड इस वजह से भी नहीं पड़ती क्योंकि यहाँ पे हिमालय पर्वत है, तो ये हवाएं यहाँ टकरा जाती है और फिर क्या होता है कि ऊपर उठ जाती है। जो इनके अंदर थोड़ी बहुत नमी होती है तो ये बर्फबारी के रूप में इसी इलाके में गिरा देती है। कुछ हवाएं जो है उठ के आती है, इधर आती है, बंगाल की खाड़ी से पर्याप्त मात्रा में नमी इकट्ठी करती है और इस जगह पे आके इधर तमिलनाडु के अंदर जो है कोरोमंडल तट है, यहां पे बारिश करवाती है। तो अगर आपसे पर्टिकुलर पूछा जाए कि सर्दियों में भारत में बारिश किस राज्य में होती है, तो आंसर रहता है तमिलनाडु। तट पूछा जाए तो कोरोमंडल तट है, याद रखिएगा। हाँ, सर्दियों में बारिश अकेला तमिलनाडु नहीं है, के अलावा पश्चिमी विक्षोभ के कारण यहाँ पे भी होती है, आपकी हरियाणा, पंजाब वगैरह के अंदर भी, लेकिन वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, मानसून के कारण तो नहीं होती ना। ठीक है, अब पढ़ते हैं आप इस क्वेश्चन को। क्या कहता है, उत्तर पूर्वी पवनों के कारण भारत में क्या होता है। पहला ऑप्शन है कि उत्तर पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा होती है। नहीं जी, ये तो बिल्कुल नहीं है। उत्तर पूर्वी भारत में शीतकालीन वर्षा नहीं होती है। ठीक है, चेन्नई में शीतकालीन वर्षा, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, आपकी चेन्नई है। अब देखिएगा, पर्टिकुलर यहाँ पे वो ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन हमें मिलता जुलता तो मिल रहा है ना, ये तो हमारा दिमाग हमें लगाना ही पड़ेगा। थार मरुस्थल में तूफान, ये तो बिल्कुल नहीं है। हिमालय में तेज हवाओं का चलना, नहीं, ये भी नहीं है। यहाँ पे तो हल्की फुल्की बर्फबारी होती है, हवाएं नहीं चलती है। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा हमारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमें कि विद रेफरेंस ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगर हम लोग AIIB को ध्यान में रखें तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ठीक हो जाने वाली है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है इसके अंदर, पहला ये है कि AIIB में 80 से अधिक सदस्य राष्ट्र हैं। AIIB हैज मोर देन 80 मेंबर्स नेशन, बिल्कुल ठीक बात है। AIIB के अंदर जो है प्रेजेंट में 102 मेंबर हैं, तो 80 से ज्यादा हैं, बिल्कुल ठीक बात है, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। अगला है कि इंडिया इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन AIIB, नहीं ये गलत हो जाएगा। क्यों नहीं है भाई, सबसे बड़ा इसके अंदर जो है वो चाइना है, 2 नंबर पे आता है इंडिया तो, और 3 नंबर पे रशिया आता है। ठीक है, तो बी तो गलत है। अगर सी पढ़े इसका तो AIIB डज नॉट हैव एनी मेंबर फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। जो AIIB है उसके अंदर एशिया से बाहर कोई सदस्य नहीं है, ये भी गलत है। बिल्कुल एशिया के बाहर सदस्य है, जैसे एग्जांपल से अजरबैजान हुआ, ठीक है, इजिप्ट हुआ, ये आउटसाइड एशिया के ही आते हैं, तो ये दोनों ही गलत हो जाएंगे। ए ऑप्शन जो है केवल एक ही ठीक रहेगा इसका। AIIB का हेडक्वार्टर बीजिंग में है, ठीक है, और इसके मेंबर अभी 102 हैं और 16 जनवरी 2016 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग विवरणों पर विचार करें तो पहला ऑप्शन क्या कहता है हमें इस क्वेश्चन के अंदर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्राचीन सुमेरियन सभ्यता वर्तमान ईरान में पाई जाती है। द एंसेंट सुमेरियन सिविलाइजेशन इज फाउंड इन द प्रेजेंट ईरान, बिल्कुल ठीक बात है ये ऑप्शन तो बिल्कुल ठीक होगा इसका। हड़प्पा के लोगों का सुमेर के साथ में व्यापारिक संपर्क था, हाँ जी ये भी बिल्कुल ठीक बात है, उनके साथ में ट्रेडिंग कॉन्टेक्ट्स थे उनके सुमेरियन लोगों के साथ में, तो दोनों 1 और 2 जो है दोनों ही ठीक है। सी ऑप्शन सही रहेगा इस क्वेश्चन का हमारा।
अगला क्वेश्चन, द चेयरमैन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर सिलेक्टेड बाय। जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होते हैं, उनके चेयरमैन इनमें से किसके द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं? तो ये किए जाते हैं किसके द्वारा? अगर ऑप्शन है बैंक बोर्ड ब्यूरो तो इसी के द्वारा ही सिलेक्ट किए जाते हैं, ए ऑप्शन। आरबीआई के द्वारा नहीं होते हैं, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा भी नहीं होते हैं, और मैनेजमेंट ऑफ अनदर बैंक है या कोई भी उससे रिलेटेड बैंक है उसके द्वारा भी नहीं होते हैं। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो, ए ऑप्शन जो है क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक रहेगा। इसके प्रेजेंट में चेयरपर्सन का नाम है भानु प्रताप शर्मा। स्थापना इसकी 28 फरवरी 2016 को हुई थी। 28 फरवरी को एक डे मनाया जाता है, आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा कौन सा डे मनाया जाता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अगर इन निम्नलिखित विवरणों पर विचार करें तो पहला क्या है कि मोहनजोदड़ो में एक बड़ी इमारत है जो एक गवर्नर का घर का प्रतीक होता है। बिल्कुल मोहनजोदड़ो के अंदर बहुत बड़ी बिल्डिंग है, उनमें से भी एक विशाल स्नानागार भी मिला है और एक इतनी बड़ी इमारत मिली है जो कि एक लगता है कि वहां के गवर्नर का उस टाइम का घर रहा होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। हड़प्पा के गढ़ में सबसे प्रभावशाली इमारतें ग्रेनरी थी। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल प्रभावशाली इमारतें थी ये, क्योंकि वो अन्न को स्टोर करने के लिए यहाँ पे ग्रेनरी वगैरह बहुत ज़्यादा थे और जरूरी भी थी, क्योंकि इनके पास में जो है सभ्यता जो है वो बहुत ज़्यादा अन्न था। यूँ कहिएगा ऐसी इकनॉमी थी कि आज तो ये खाएंगे ही खाएंगे, आने वाले टाइम में भी इनके पास में जो है आने वाले टाइम के लिए भी बहुत सारा अन्न जो है ये स्टोर रखते थे। तो ये दोनों ही ठीक है, इसके भी बोथ 1 और 2 दोनों ही ठीक रहेंगे इसके। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि विद रेफरेंस ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। अगर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को रेफरेंस रखें हम लोग तो व्हाट इज एंड आर द डिफरेंस बिटवीन द LTE, जिसका फुल फॉर्म होता है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, एंड वोल्टी। वोल्टी और इन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस क्या है अगर हम लोग इसको कंसीडर करें, LTE को और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को करें? तो पहला ऑप्शन क्या कहता है, LTE इज कॉमनली मार्केटेड एज 3G एंड वोल्टी इज कॉमनली मार्केटेड एज एडवांस 3G। बिल्कुल ही गलत है, सरासर गलत है। क्यों गलत है जी? क्योंकि हमारा जो ये वोल्टी होता है और के साथ में हमारा ये LTE ही होता है, दोनों के दोनों 4G पे ही काम करते हैं। तो ये तो दोनों ही गलत हो जाएंगे। LTE जो है जनरली 4G नेटवर्क पे काम करता है, वोल्टी भी 4G पे ही काम करता है। और LTE इज ए डेटा ओनली टेक्नोलॉजी एंड वोल्टी इज ए वॉइस ओनली टेक्नोलॉजी। ये भी गलत है। बेसिकली क्या होता है हमारा, LTE इज ए मोबाइल नेटवर्क और ट्रांसमिट ओनली डेटा, while VoLTE is a software and transmit both voice and data। तो आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि VoLTE जो है ना वॉइस भी ट्रांसमिट करता है और के साथ साथ में हमारा नेट भी, डेटा भी ट्रांसफर करता है। या यूं कहिएगा LTE के ऊपर जो होता है वो VoLTE काम करता होता है हमारा। या आप कह सकते हैं कि इंटरनेट एंड सेंड वॉइस एंड डेटा ओवर द नेटवर्क, ये हमारा VoLTE होता है। तो ये दोनों ही गलत है, नाइदर 1 एंड नाइदर 2, दोनों नोर 2, दोनों ही ऑप्शन जो है गलत रह जाएंगे इसके अंदर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द मैटरनिटी बेनिफिट। मातृत्व लाभ के लिए इनके अंदर से कौन सा बेनिफिट जो है वो ठीक रहेगा? तो पहला ऑप्शन है गर्भवती महिलाओं को 3 महीने की प्री डिलीवरी और 3 महीने की पोस्ट डिलीवरी का भुगतान किया जाता है। नहीं जी, ये तो गलत है। क्रैच और उद्यमों को प्रतिदिन मां की न्यूनतम क्रैच यात्राओं की अनुमति दी जाती है। नहीं जी, ये भी गलत है। 2 बच्चों वाली महिलाओं को हक मिलना कम हो जाता है। हाँ जी, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। 2 बच्चों वाली महिलाओं और 2 बच्चों से ज्यादा अगर बच्चे होते हैं तो उनको कुछ बेनिफिट्स होते हैं वो मिलने कम हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चा रहता है तो उसको 26 हफ्तों का जो है वो मातृत्व लाभ मिलता है, मातृत्व छुट्टियां मिलती है, मैटरनिटी लीव मिलती है। अगर 2 बच्चे हो जाते हैं तो 12 हफ्तों की जो है छुट्टियां मिलती है, और 2 से ज्यादा हो जाते हैं तो फिर उसके बाद में कुछ बेनिफिट्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। वैसे क्या है कि जो क्रैच फैकल्टी होती है वो 4 दिन में 4 बार अपने बच्चे को संभालने की अनुमति होती है इसके दौरान, लेकिन ये वेरी करती है अलग अलग जगह पे। ये लाभ अधिनियम था 2017 के संबंध में। तो आपको मेनली इसमें इतना याद रखना है कि एक बच्चे पे 26 हफ्तों की पेड मैटरनिटी लीव मिलती है और 2 बच्चों के लिए 12 हफ्तों की मिलती है, और 2 बच्चों के बाद में जो है ये कम हो जाती है, 8 या 8 से भी कम की हो जाती है, लाभ या हक मिलना कम हो जाता है। Which one of the following is not a sub index of the World Bank Ease of Doing Business Index? Ease of Doing Business की तरफ से देखा जाए वर्ल्ड बैंक का व्यापार सूचकांक में, तो इनमें से कौन सा जो है वो इंडेक्स गलत है बिल्कुल ही? तो पहला हमारा ऑप्शन कहता है कानून और व्यवस्था का रखरखाव, ये बिल्कुल गलत है।
अदा किए गए जाने वाले देखो टैक्सेस से संबंधित होता है और हमारी प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी होता है, के अलावा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इससे रिलेटेड भी होता है। अब देखिएगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस क्या होता है कि किसी क्षेत्र में कोई कंपनी काम करना चाहती है। फॉर एग्जांपल भारत के अंदर आंध्र प्रदेश स्टेट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 1 है। मान लेते हैं कोई एप्पल कंपनी अगर इंडिया में काम करना चाहती है तो किस जगह को देखेगी वो कि वहां पे व्यापार बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है, कंस्ट्रक्शन की परमिट इजीली मिल जाए, टैक्सेस वगैरह भी ठीक ठाक हो, वहां पे प्रॉपर्टी वगैरह भी इजीली मिल जाए और ट्रांसपोर्ट भी बहुत अच्छा हो। इन सभी चीजों को देख के ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देखा जाता है। इस मामले में आंध्र प्रदेश हमारा नंबर 1 है, लेकिन इससे कानून का कोई लेना देना नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर से कोई इसका ऑर्डर लेना या इससे कोई खास इसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर का कोई जिक्र ही नहीं होता है। तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसका आंसर भी ए रहेगा हमारा। In India, extended producer responsibility (EPR) was introduced as an important feature in which of the following? भारत के अंदर जो विस्तारित निर्माता जिम्मेदारी है उसके लिए कौन सा जो है एक्ट है इसके अंदर? तो इसके अंदर एक्ट है ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011। देखिएगा भारत के अंदर जो है ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 2011 इंट्रोड्यूस हुआ था ईपीआर, और पहली बार हुआ था इंडिया में। इसके तहत क्या है कि जो कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट बनाती है, फॉर एग्जांपल कोई मोबाइल बना रहा है, रेडियो बना रहा है, टीवी बना रहा है, तो उनको इस अधिनियम के तहत उसको दोबारा जो है ई वेस्ट को रिसाइकलिंग कैसे कर सके, ये भी अधिनियम है कि कैसे इसको, जैसे मोबाइल का चार्जर खराब हो गया तो उस खराब चार्जर को किस तरीके से दोबारा रिसाइकल किया जा सकता है, ये भी अधिनियम बनाया गया है। ये रिस्पॉन्सिबल होगी जितनी भी प्रोड्यूसर कंपनियां होंगी, चार्जर बना रही है तो चार्जर वाली कंपनी ही इसके लिए जो है वो उत्तरदायी होगी, ये बात आपको याद रखनी है। इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स to the Food Corporation of India, minimum spot price and bonus if any paid to the farmer plus। भारतीय खाद्य निगम और खाद्यान्न की आर्थिक लागत, न्यूनतम समर्थन मूल्य और बोनस यदि हो तो किसानों को दिया जाएगा। तो देखिए बोनस वगैरह हो तो कब दिया जाएगा? जब खरीद घट जाएगी, ठीक है, और के साथ में वितरण लागत आएगी। तो ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट जो होती है और खरीद घट जाती है तभी जाके जो है FCI है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है या बोनस वगैरह के द्वारा FCI डिस्ट्रीब्यूट करता है, बोनस वगैरह दिया जाता है। FCI का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना 14 जनवरी 1965 के अंदर हुई थी। किसी भी देश के संदर्भ में जिसे निम्नलिखित में से उसकी सामाजिक पूंजी का हिस्सा माना जाएगा, कोई भी कंट्री है उसको सामाजिक पूंजी जो है सोशल कैपिटल कब कंसिडर करेंगे? तो जनसंख्या, देखो जनसंख्या में सामाजिक पूंजी का तो कोई लेना देना ही नहीं है, बिल्कुल ही कट गया। और मशीनों की बात की जाए, मशीनों निर्माण, तो इसके लिए देखो समाज और मशीनों का कोई रिश्ता ही नहीं है। जनसंख्या का आकार, फिर जनसंख्या ही कोई मत अभी नहीं है, 3 कट गए। तो समाज में आपसी विश्वास और सद्भाव, बिल्कुल सामाजिक पूंजी तो यही होती है कि आपस में लोगों का विश्वास, आपस में भाईचारा रहे, सद्भाव रहे, इसी लेवल को चेक कर ही समाज के पूंजी को देखा जाता है। इसमें पैसे को हटाया जाता है और पैसे के बदले में जो हेल्प की जाती है उसको थोड़ा सा जो है देखा जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ आई होंगी। फिर हाजिर होऊंगा कुछ 1-2 लेक्चर्स और लेके, फिर हम लोग इसको अच्छे तरीके से जो है 1 जुलाई से प्रॉपर स्टार्ट करेंगे। तब तक आपने परचेज नहीं किया तो इसको मेंबरशिप ले लीजिएगा। जिन बच्चों ने ले ली है पहले से, अगर उनके दिन 8-10 दिन का गैप रहता है तो उनको मैं उनके वो गैप में पूरे कर दूंगा, आप घबराइएगा नहीं, ठीक है। उनको क्लासेस में प्रोवाइड करवा दूंगा, पर्टिकुलर उनको पर्सनल मैसेज भेज के। तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।